वेलकम स्टूडेंट, मैं सरिता भारद्वाज। आज हम कक्षा 10वीं का छठा अध्याय जैव प्रक्रम करेंगे। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको किसके बारे में बताया था? श्वसन के बारे में। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? अवायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लास्ट वीडियो में हम काफी डिटेल में कर चुके हैं। आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड था, इसीलिए पहले ही मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया। एक बार इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से आपको बताया था कि विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है, यानी कि ग्लूकोज किस प्रकार से टूटता है और किस प्रकार से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज का हमने बताया था, ये रासायनिक सूत्र है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज विखंडित होगा, यानी कि टूटेगा। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेकर चले? 1। जैसे ही वो टूटेगा तो क्या बनाएगा? पायरुवेट, और उसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2। पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन के अणु होते हैं, 1 2 3। ग्लूकोज में कितने थे? 6। तो हमने 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया तो हमारे पास कितने पायरुवेट बने? 2। मतलब कि ऐसे ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर 2 आएंगे। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और किस में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जल के अंदर। और ऊर्जा यहाँ पर हमें किस रूप में प्राप्त होगी? एटीपी के रूप में। और एटीपी के हमें कितने मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे? 38 मॉलिक्यूल। अब ये जो दूसरा यहाँ पर मैंने पथ दिखाया, ये कब है? जब कैसा श्वसन हो? अवायवीय श्वसन। तो पहला स्टेप तो इसमें वही सेम होगा कि कोशिका द्रव्य के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल टूटकर हमें क्या दे देगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। ऐसा ही रासायनिक सूत्र होगा इसका भी। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कहां पर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो वो किस में रहेगा? कोशिका द्रव्य के अंदर ही। और वहीं पर पायरुवेट टूटकर हमें क्या देगा? इथेनॉल, यानी कि C2H5OH, एल्कोहल दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा अभी भी किस रूप में यहां से निकलेगी? एटीपी के रूप में। लेकिन यहां पर एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बने? सिर्फ 2। इसका मतलब जब वायवीय श्वसन होता है तो ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। किसकी अपेक्षा में? अवायवीय श्वसन की अपेक्षा में। अब अवायवीय श्वसन के दौरान बहुत कम ऊर्जा निकलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अवायवीय श्वसन है, मैंने आपको बताया था कि ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं? यीस्ट का। यीस्ट में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन मीन्स जो किण्वन की विधि है, उसके अंदर यही तो होता है कि ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुवेट में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती तो वो किस में टूट जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। तो फर्मेंटेशन क्या है? एक तरह का अवायवीय श्वसन का प्रक्रम है, या हम बोल सकते हैं अवायवीय ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का प्रोसेस है, प्रक्रम है, उसको नाम क्या देंगे? तो उस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? वो प्रक्रम जिसके दौरान ग्लूकोज टूटकर क्या बनाता है? पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। तो यहां हमने परिभाषित कर दिया किसको? ग्लाइकोलिसिस को, यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रक्रिया। अब मैंने आपको यहाँ 2 तरीके बताए किसके? ग्लूकोज के विखंडन के। एक तो वायवीय श्वसन के दौरान और दूसरा अवायवीय श्वसन के दौरान। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, या मसल्स को खींचते हैं, अपनी पेशियों को खींचते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारी पेशियों में बहुत तेज दर्द हो जाता है। तो जो वो दर्द होता है तो वो किस वजह से होता है? तो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और उस ऑक्सीजन के अभाव को पूरा करने के लिए जो पायरुवेट है वो एक दूसरा रास्ता अपना लेता है हमें ऊर्जा प्रदान करने का। तो अगर नॉर्मल ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती
तो कहाँ पर हमारे पास पाइरूवेट टूटता? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, और ये अभाव कब होगा? जब हम क्या करेंगे? हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि पाइरूवेट टूट जाता है किसके अंदर? एक तो लैक्टिक अम्ल के अंदर, साथ में क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकाल देता है? ऊर्जा। और यहां पर भी जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के यहां से भी कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं? 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल पाथ से अगर वो जाएगा, अपने नॉर्मल रास्ते से अगर जाएगा, जब क्या होगी? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होगी, तो वो कहां पर रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और पाइरूवेट टूट जाएगा किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमें देगा 38 एटीपी के मॉलिक्यूल, यानी कि इतनी ज्यादा ऊर्जा। अब ऊर्जा हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए, तो वो साथ में दूसरा रास्ता भी अपनाएगा और वहां से हमें एक्स्ट्रा 2 मॉलिक्यूल देगा एटीपी, यानी कि 38 ये और 2 ये। टोटल हमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे? 40। अभी मैंने लास्ट वाली जो वीडियो आपको करवाई, अगर आपने देखी, तो उसमें बताया था कि जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो कितनी ऊर्जा को निकालता है? 30.5 किलो जूल ऊर्जा को पर मोल के अकॉर्डिंग। तो यहां तो 40 एटीपी है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। और जो मैंने आपको कहा था कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कई बार बहुत तेज दर्द भी होता है। तो वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो ये लैक्टिक अम्ल वहां पर बन जाता है, वो मांसपेशियों के अंदर क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल सिक्रीट हो जाता है, संचित हो जाता है, तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम नाम क्या देते हैं? क्रैम्प की सिचुएशन। यानी कि क्रैम्प का कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का संचित होना या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना। कहां पर? हमारी मांसपेशियों के अंदर। तो बेटा, जो मैंने आपको आज ग्लूकोज के विखंडन के 3 रास्ते बताए, 3 पाथ से वो टूट सकता है। एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, और तीसरा वायवीय श्वसन तो होगा, लेकिन मांसपेशियों के अंदर जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो वो एक तीसरा रास्ता भी लेकर चलता है, जिसमें वो क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि मांसपेशियों के अंदर क्रैम्प का कारण क्या है, तो आपको ये वाला सारा बताना पड़ेगा। वायवीय श्वसन में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है ग्लूकोज को विघटित करने के लिए या ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विखंडन जब होता है तो क्या क्या वहां पर उत्पाद के रूप में या उत्पादन बनते हैं। और एक और ध्यान रखना बेटा, जो ये क्रैम्प की सिचुएशन है या क्रैम्प का कारण है या ऑक्सीजन का अभाव होना है पेशीय कोशिकाओं में हैवी एक्सरसाइज के दौरान, ऐसा नहीं है ये सिर्फ मानव शरीर के अंदर होता है। आपने देखा होगा जैसे चीता है, शेर है, हिरण है, वो भी बहुत तेज दौड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, यानी कि वहां पर क्या हो जाती है? हैवी एक्सरसाइज, और उनकी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है? पाइरूवेट टूटकर क्या देता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। अब बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे जो किससे रिलेटेड हैं? पोषण से रिलेटेड हैं, और जो आज हमने किया श्वसन की प्रक्रिया उससे रिलेटेड है। सबसे पहला हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज हमने रिसेंट में यही टॉपिक किया है। पाइरूवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? सबसे पहले तो यह क्रिया कब होगी? जब कौन सा श्वसन होगा? वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट विखंडित होकर कौन कौन से उत्पाद बनाता है? तो अब देखो, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट का विखंडन कब होगा? जब हमारे पास क्या होगा? अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन के दौरान हमारे पास क्या बनता था? इथेनॉल बनता था, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकल जाती थी? ऊर्जा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर था, स्वपोषी पोषण हरे रंग के पौधों के अंदर। तो उनको क्या क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए था, क्लोरोफिल। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ पर होता है। तो वसा का पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर, क्षुद्रांत्र के अंदर। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। अब वसा का जब पाचन होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, इमल्सीकरण होता है। अब इमल्सीकरण में क्या होता है, बड़े बड़े जो आपके पास वसा की गोलिकाएं हैं वो किस में टूट जाती हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं में। और ऐसा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पित्त रस की। ये पित्त रस हमें कहां से मिलता है, यकृत से, यानी कि लीवर से। अब जो ये इमल्सीकृत वसा आती है इस पे कौन सा एंजाइम लगता है, लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम इसको किस में तोड़ देता है, वसा अम्ल के अंदर, और साथ में क्या निकाल देता है, ग्लिसरोल। अब जो ये लाइपेज एंजाइम है ये हमें कहां से प्राप्त होता है, जो आंत्र होती है वो अपना रस स्त्रावित करती है, उस आंत के रस के अंदर यानी कि आंत्र रस के अंदर ही क्या होता है, लाइपेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया बेटा मैच के रूप में, यानी कि सही मिलान करना है आपको। इधर मैंने आपको दिए जीव, यहाँ पर उनके पोषण का प्रकार। दूसरा मैंने मिलान में क्या दिया, यहाँ पर जैव उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम दिए, और यहाँ पर कहाँ वो बनते हैं, कहाँ से स्त्रावित होते हैं, उन अंगों को लिखा। अब जो आपके पास लीच है वो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो परजीवी। हमारे पास जो मशरूम है वो कहाँ से भोजन प्राप्त करता है, मरे हुए से, तो मृतोपजीवी। हरे पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी। और अमीबा कैसा होता है, प्राणी समभोजी पोषण। ऐसे ही हमारे पास ट्रिप्सिन जो एंजाइम है या हम जैव उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं वो कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। एमाइलेज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लार से। पितरस कहाँ से निकलता है, यकृत से। और पेप्सिन कहाँ से आता है, जठर ग्रंथियों से। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो क्षुद्रांत है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6.5 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो पूरी वो होती है 9 मीटर। भोजन नली का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रासिका या फिर ईसोफेगस। तो स्टूडेंट दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट पेपर में आपके आ चुके हैं। यहाँ से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से करना आप। थैंक यू।